नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत में शिक्षा की जो हजारों साल पुरानी यात्रा है, हाँ उस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, काफी लंबी और दिलचस्प यात्रा रही है ये। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्राचीन गुरुकुलों से लेकर जी आज की जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली, हाँ वहां तक के मतलब अहम पड़ावों का एक खाका सा खींचते हैं। बिल्कुल। ये नोट्स खासतौर पर यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए तो हैं ही। हाँ, वो तो है। लेकिन सच कहूँ तो कोई भी जो ये समझना चाहता है कि भारत में ज्ञान और सीखने की परंपरा कैसे बढ़ी, कैसे विकसित हुई, उसके लिए ये काफी दिलचस्प होगा। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि हमारी शिक्षा प्रणाली की जड़ें कहाँ हैं, हाँ कैसे बदली वो, जी आजादी के बाद क्या शक्ल ली उसने, और आज हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम शुरू से। प्राचीन भारत से। उस टाइम पे मतलब शिक्षा कैसी थी, क्या सिस्टम था? देखिए, अगर हम वैदिक काल की बात करें, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, हाँ, तो तब शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो थी गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल यानी शिष्य गुरु के साथ ही रहते थे आश्रम में। हाँ बिल्कुल, गुरु के आश्रम में रहना, सीखना, वही जीवन जीना। और सीखना ज्यादातर मौखिक होता था। मौखिक यानी सुनकर याद रखना। जी, सुनकर दोहराकर याद रखना। अच्छा श्रुति परंपरा जिसे कहते हैं। अच्छा। और पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाता था? पाठ्यक्रम भी मतलब काफी बड़ा था। 4 वेद तो थे ही, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, इनके साथ साथ फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, गणित, कर्मकांड, ये सब सिखाया जाता था। और उपनिषद, उनका क्या रोल था? उपनिषदों ने दार्शनिक सोच को बहुत गहराई दी। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन पर विचार विमर्श। हाँ, और सबसे खास बात थी मेरे ख्याल से शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण। समग्र मतलब सिर्फ दिमागी नहीं? तक पहुंचाने के लिए याद करने पर बहुत जोर था, श्रुति पर। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि औपचारिक शिक्षा जो थी वो ज्यादातर समाज के उच्च वर्णों के पुरुषों तक ही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जी, हालांकि कुछ अपवाद मिलते हैं, पर आमतौर पर यही था। ठीक है, तो ये तो हुई वैदिक काल की बात। उसके बाद मतलब 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच क्या बदलाव आए? पाठ्यक्रम और बढ़ा? हाँ बिल्कुल, इस दौर में पाठ्यक्रम और फैला। वेदांग आए। वेदांग? वेद के अंग। हाँ। वेदों को समझने में मदद करने वाले शास्त्र, जैसे शिक्षा यानी उच्चारण, छंद यानी मीटर, व्याकरण, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति, कल्प, कर्मकांड और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। अच्छा। ये महत्वपूर्ण हो गए। साथ में तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और यहाँ तक कि सैन्य विज्ञान जैसे विषय भी जुड़ गए। और इसी दौर में शायद बड़े शिक्षण संस्थानों का भी उदय हुआ, जैसे तक्षशिला। एकदम सही। तक्षशिला लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज के पाकिस्तान में है ये जगह। हाँ। वो उस समय ज्ञान का एक तरह से ग्लोबल सेंटर बन गया था। ग्लोबल सेंटर? हाँ, लेकिन वो आज की तरह कोई एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? वो विशेषज्ञ गुरुओं के अलग-अलग गुरुकुलों का एक समूह जैसा था। ओके। जहाँ दूर दूर से छात्र आते थे। वेद, दर्शन, चिकित्सा, सर्जरी, खगोल विज्ञान, गणित, राजनीति, तीरंदाजी, क्या नहीं सिखाया जाता था। बाप रे, काफी कुछ था। और सोचिए, चाणक्य अर्थशास्त्र वाले, हाँ, चाणक्य। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा, जी। और चरक आयुर्वेद के जनक, ये सब वहीं से जुड़े थे। कमाल है, मतलब तब भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। बिल्कुल। तक्षशिला के बाद नालंदा का नाम बहुत आता है। हाँ। वो कब स्थापित हुआ? गुप्त काल में? हाँ, नालंदा वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में, गुप्त काल के दौरान, आज के बिहार में। जी। वो तो एक विशाल मतलब प्रॉपर आवासीय विश्वविद्यालय था। हाँ। मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन का केंद्र था, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ाते थे। और क्या क्या था? तर्कशास्त्र था, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, बहुत व्यापक सिलेबस था। हजारों छात्र थे सुना है। हाँ, हजारों छात्र और शिक्षक। और वहाँ की लाइब्रेरी, धर्मगंज नाम था उसका। धर्मगंज? जी, उसके 3 बड़े भवन थे, रत्नदधी, रत्नासागर, रत्नरंजक। कहते हैं अनगिनत पांडुलिपियां थी वहाँ। सोच के ही हैरत होती है। बिल्कुल। और बड़े बड़े विद्वान वहाँ से जुड़े थे, नागार्जुन, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य दिया। हाँ, आर्यभट्ट। वसुबंधु। और बाहर से भी लोग आते थे, चीन से हेनसांग, इत्सिंग, ये लोग सालों तक रहे वहाँ। नालंदा के अलावा विक्रमशिला, उदंतपुरी, गुजरात में वल्लभी, ये भी बड़े केंद्र थे।
अच्छा, क्या इन संस्थानों को राजाओं का समर्थन मिलता था, जैसे मौर्य या गुप्त राजाओं का? हाँ हाँ बिल्कुल। मौर्य सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, मठ बनवाए। जी। और गुप्त काल तो खैर स्वर्ण युगी कहा जाता है। हाँ, गोल्डन एज। उस दौर में ज्ञान विज्ञान कला साहित्य सब खूब फला फूला। गणित में आर्यभट्ट का काम, खगोल विज्ञान, साहित्य में कालिदास। ये सब उसी दौर की देन है। और हाँ, एक और बात, जो व्यापारी और कारीगरों के संघ होते थे ना, गिल्ड्स। हाँ गिल्ड्स, वो लोग भी अपने अपने हुनर की मतलब व्यावसायिक शिक्षा देते थे, प्रैक्टिकल स्किल्स। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। जी। ठीक है। अब गुप्त काल के बाद और मध्यकाल की शुरुआत तक, मतलब 600 से 1200 ईस्वी के आसपास क्या स्थिति रही? देखिए, इस दौर में भी विक्रमशिला, सोमपुरी जैसे बौद्ध और जैन संस्थान चलते रहे। और दक्षिण भारत में भी बड़े केंद्र उभरे, जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम, वो हिंदू और बौद्ध दोनों शिक्षा का केंद्र था। कांचीपुरम। हाँ, वहाँ अग्रहार और घटिका जैसे संस्थान थे। ये अक्सर मंदिरों से जुड़े होते थे और ज्यादातर ब्राह्मणों को वैदिक शिक्षा देते थे। मंदिरों का भी रोल था। बहुत बड़ा रोल था दक्षिण में। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो कला, साहित्य, संगीत, नृत्य सिखाने के भी केंद्र थे। अच्छा। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी के आसपास एक दुखद मोड़ आया। वो आक्रमण। हाँ, बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान केंद्रों को नष्ट कर दिया। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए बहुत बड़ा झटका था और इससे बौद्ध शिक्षा केंद्रों का पतन शुरू हो गया। बहुत दुखद। अच्छा, दक्षिण में चोल, पल्लव, पांड्य राजवंशों का क्या योगदान रहा? हाँ, उनका भी बहुत अहम योगदान था। चोल राजाओं ने मंदिर आधारित शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग को काफी सपोर्ट किया। पल्लव और पांड्य राजाओं के समय में तमिल साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब का खूब विकास हुआ। पाठ्यक्रम भी बदला होगा? हाँ, और ज्यादा विविध हुआ। धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ कविता, नाटक, शासन प्रशासन जैसे सेक्युलर विषय भी आ गए। तो अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की खास बातों को समेटे तो क्या कहेंगे, मुख्य विशेषताएं क्या थीं? मेरे ख्याल से कुछ चीजें साफ दिखती हैं। एक तो वो समग्र नजरिया, मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, चरित्र और आत्मा का विकास भी। हाँ, होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। दूसरा, उसकी ग्लोबल पहुंच। तक्षशिला, नालंदा दुनिया भर के लोगों को खींचते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था। सही। तीसरा, कुछ हद तक विविधता भी थी। हालांकि मौके सबके लिए बराबर नहीं थे, पर तक्षशिला जैसे जगहों पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। लेकिन चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी कि शिक्षा सबकी पहुंच में नहीं थी, खासकर महिलाओं और निचली जातियों के लिए बहुत सीमित थी। हाँ, ये तो था। और ज्ञान ज्यादातर मौखिक था, याददाश्त पर निर्भर था। पांडुलिपियां थीं, लेकिन उनके नष्ट होने का डर हमेशा रहता था। सही कहा, वाकई ये प्राचीन नींव तो बहुत मजबूत और प्रभावशाली लगती है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, आजादी के बाद के भारत पर आते हैं। जी। 1947 में हमें विरासत में मिली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज 1857 में बनी थी। हाँ, लेकिन उनका मकसद अलग था। क्या मकसद था? मुख्य मकसद था अंग्रेजी राज चलाने के लिए क्लर्क और छोटे अफसर तैयार करना। अच्छा, मतलब रिसर्च या भारतीय ज्ञान पर जोर नहीं था? बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, कुछ अपवाद थे जरूर, जैसे IISc बैंगलोर 1909 या BHU 1916। जी। इन्होंने आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वो सिस्टम कुछ खास लोगों के लिए था, शहरों तक सीमित था। ठीक है, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब क्या ज़रूरतें महसूस हुई शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, आज़ादी के बाद देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। राष्ट्र बनाना था, मॉडर्न बनना था, आत्मनिर्भर होना था। हाँ। गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं थीं। इन सब में शिक्षा का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना गया। संविधान में भी जोर दिया गया। हाँ, बिल्कुल। 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसमें शिक्षा पर जोर था। आर्टिकल 45 में कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। मतलब केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी? जी, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, नीतियां तय कर सकती हैं। और आज़ादी के तुरंत बाद 1948-49 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना। राधाकृष्णन कमीशन? हाँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें दी,
जैसे यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना, रिसर्च को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को शिक्षा में वापस लाना, इसने आगे की दिशा तय की। और इसी दौर में फिर IITs, IIMs जैसे बड़े संस्थान बने। बिल्कुल, ये वो दौर था जब नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। पहला IIT खड़गपुर में 1951। हाँ, IIT खड़गपुर 1951 में। फिर जल्दी ही बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, सब जगह IITs खुले। इनका फोकस था इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में टॉप क्लास एजुकेशन और रिसर्च। और मैनेजमेंट के लिए IIMs? जी, 1960 के दशक में IIM कलकत्ता और अहमदाबाद बने, देश को अच्छे मैनेजर्स और लीडर्स देने के लिए। और UGC भी तभी बना 1956 में। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ये बहुत बड़ा कदम था। विश्वविद्यालयों को फंड देना, स्टैंडर्ड्स बनाए रखना, ये सब UGC का काम है। और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज RECs भी थे। हाँ, जिन्हें बाद में अपग्रेड करके NITs यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया, ताकि तकनीकी शिक्षा और फैले। सोशल साइंसेस के लिए भी कुछ हुआ? हाँ, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च के लिए ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 1969 में बना, और ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 1972 में। मतलब हर क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाने की कोशिश हुई। बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी। इन संस्थानों के साथ साथ जाहिर है सरकारी नीतियों का भी बड़ा रोल रहा होगा, जैसे कोठारी आयोग। हाँ, नीतियां तो रास्ता दिखाती हैं। कोठारी आयोग 1964-66 बहुत ही अहम था। क्या खास था उसमें? उनकी एक सिफारिश बहुत दूर की सोच वाली थी कि देश को अपनी GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। 6%? हाँ, उस समय हाँ, ये सोच कि शिक्षा सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि देश के विकास के लिए सबसे बड़ा निवेश है। आयोग ने साइंस, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया। और इसी के बाद पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में। जी, 1968 की NP। इसका लक्ष्य था शिक्षा को सब तक पहुंचाना, क्वालिटी सुधारना, रिसर्च को बढ़ावा देना। नए विश्वविद्यालय भी खुले इस दौर में। JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हाँ, JNU 1969, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 1974। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी जिनका फोकस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और सोशल साइंसेस पर ज्यादा था। और राज्यों में भी विस्तार हुआ? हाँ, राज्य स्तर पर भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों का नेटवर्क फैलाया गया ताकि गांव देहात तक पहुंच बने। और रिसर्च के लिए CSIR, ISRO जैसे संस्थान? जी, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अप्लाइड रिसर्च में बहुत काम किया, यहाँ तक कि जो हरित क्रांति हुई 1960 के दशक में, हाँ, खेती में, उसमें GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कृषि विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, फिर आया 1990 का दौर उदारीकरण का। उसका क्या असर पड़ा शिक्षा पर? 1991 के जो आर्थिक सुधार थे वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। कैसे? इकोनॉमी खुली तो इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लोगों की जरूरत बढ़ गई, खासकर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट वगैरह में। हाँ। इससे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिला उच्च शिक्षा में आने का। अच्छा, तभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह आई? हाँ, उसी दौर में एमिटी, मणिपाल जैसे कई बड़े प्राइवेट संस्थान उभरे। और सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से भी बदलाव आए। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 में रिवाइज किया गया, जी, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग पर जोर दिया गया। इग्नू भी तभी आया? हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू 1985 में बनी। इसने तो लाखों लोगों तक घर बैठे उच्च शिक्षा पहुंचाई। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए? उसके लिए 1994 में NAAC बना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। हाँ, NAAC ग्रेडिंग। जी, जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड देता है। ठीक है। और रिसर्च साइड पे क्या चल रहा था? कुछ प्रगति हुई? हाँ, रिसर्च पर भी ध्यान था। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये विभाग रिसर्च फंडिंग और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। फिर 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन बना। सैम पित्रोदा थे उसके चेयरमैन। हाँ, याद है। आजादी देने, रिसर्च को मजबूत करने, इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत में तालमेल बढ़ाने की बातें कहीं। लेकिन चुनौतियां तो तब भी रही होंगी। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो थीं। एक तो वो जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs, IIMs और बाकी हजारों राज्य यूनिवर्सिटीज और कॉलेज,
उनके बीच क्वालिटी का बहुत बड़ा गैप। हाँ, ये तो है। रिसर्च के लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कई जगह अच्छे टीचर्स की कमी, सिलेबस पुराना, ये सब समस्याएं बनी रहीं। चलिए अब जरा और करीब आते हैं आज के समय के। 2010 के बाद के डेवलपमेंट्स और खासकर NEP 2020 मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी तो बहुत चर्चा है। हाँ, NEP 2020 वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है। क्या है इसका मुख्य लक्ष्य? इसका एक बड़ा लक्ष्य है 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक ले जाना। GER? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जी। मतलब उस एज ग्रुप के कितने प्रतिशत युवा हायर एजुकेशन में है। अभी ये करीब 27% है, उसे 50% करना है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर बहुत जोर है। मतलब छात्र अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स मिक्स करके पढ़ सकें। आर्ट्स वाला साइंस का कुछ पढ़ ले, साइंस वाला आर्ट्स का। अच्छा, ये तो अच्छा है। रिसर्च को बूस्ट देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनाने का प्रस्ताव है। NRF ये क्या करेगा? ये एक सेंट्रल एजेंसी होगी जो अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी। ओके। एक और नई चीज है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC। क्रेडिट बैंक? हाँ, मान लीजिए आपने एक कोर्स एक जगह से किया, दूसरा कहीं और से, उसके क्रेडिट्स इस बैंक में जमा होते रहेंगे, फिर आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग है। और कुछ टॉप के संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या IOE का दर्जा दिया गया है। IOE? जैसे IIT दिल्ली, IISc। हाँ, इनको ज्यादा आजादी मिलेगी ताकि ये ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें, रैंकिंग्स में ऊपर आ सकें। आजकल डिजिटल का भी जमाना है, उसका क्या रोल है शिक्षा में? अरे बहुत बड़ा रोल है। डिजिटल इनिशिएटिव्स तो जैसे शिक्षा का चेहरा ही बदल रहे हैं। जैसे? स्वयं है, NPTEL है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हजारों कोर्स उपलब्ध हैं, कई तो मुफ्त हैं। हाँ, मैंने देखे। इससे ज्ञान सब तक पहुंच रहा है। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL है, जहां लाखों किताबें, रिसर्च पेपर ऑनलाइन मिल जाते हैं। इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM, स्टार्टअप इंडिया, ये सब यूनिवर्सिटीज में नए आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका असर दिख रहा है? हाँ, असर तो दिख रहा है। ग्लोबल रिसर्च में भारत का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। कुछ संस्थान ग्लोबल रैंकिंग्स में भी ऊपर आए हैं। लेकिन चुनौतियां तो अभी भी होंगी। चुनौतियां तो है और बड़ी हैं। हमारा GER अब भी विकसित देशों से बहुत कम है। हाँ, 27% तो कम ही है। ब्रेन ड्रेन अभी भी एक समस्या है। टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं। सही। और सबसे बड़ी चिंता शायद यही है कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा अभी भी सबकी पहुंच में नहीं है। शहरों और गांवों में अमीर और गरीब के बीच बहुत फर्क है। ये असमानता एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो आगे देखते हुए भविष्य में क्या लगता है, भारतीय उच्च शिक्षा किधर जा रही है? मेन ट्रेंड्स क्या हैं? देखिए, कुछ ट्रेंड्स तो साफ दिख रहे हैं। एक तो वही इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये जरूरी हो गया है। हाँ। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। भारतीय संस्थान अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ा रहे हैं, विदेशी छात्रों को लाना चाहते हैं, रैंकिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का रोल? वो तो और बढ़ेगा। AI, मशीन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब पढ़ाने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे, बदल ही रहे हैं। चौथा, समावेशिता और समानता पर फोकस बना रहेगा। कोशिश रहेगी कि हर तबके तक अच्छी शिक्षा पहुंचे। और सस्टेनेबिलिटी, आजकल इसकी बहुत बात होती है। हाँ, स्थिरता, यानी शिक्षा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ना, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाना, ये भी एक अहम दिशा है। तो ये थी भारत की शैक्षिक यात्रा की एक, कह सकते हैं, झलक। जी, एक लंबी कहानी। प्राचीन गुरुकुलों की समग्रता और नालंदा के वैश्विक रुतबे से लेकर आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की जरूरतें और आज NEP 2020 से भविष्य की तैयारी तक। बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो ये ज्ञान, पहुंच और प्रगति की एक न रुकने वाली कहानी है, जिसमें शानदार उपलब्धियां भी हैं और गंभीर चुनौतियां भी। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि हम अपनी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का जो समग्र नजरिया था, जिसमें बुद्धि, नैतिकता, आध्यात्मिकता सब शामिल थे, और आज की जो हाइपर स्पेशलाइजेशन वाली पढ़ाई है, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमारी हायर एजुकेशन ग्लोबल लेवल पर बेस्ट भी हो और अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रहे? वाकई ये सोचने वाली बात है।
इस पर विचार करना चाहिए।